ACCA family. How are you all? Guys, I hope आधार की प्रैक्टिस आप लोग जो है साथ-साथ कर रहे हैं। हमारी क्लासेस को यूज़ करके आप जो है अपनी ACCA की FA की बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज भी ले रहे हैं एंड इस नॉलेज को आप लोग जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन हो या फिर FR के बेसिक्स कांसेप्ट्स हो, उसके लिए भी जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो आप जो है आज हम जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है करने वाले हैं जिसका नेम है इन्वेंटरीज। देखिए इन्वेंटरी हो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों? क्योंकि इन्वेंटरी से ही तो सब कुछ जो है चलता है, बिजनेस की वर्किंग कैपिटल जो है मेंटेन रहती है। तो इसीलिए इन्वेंटरी का स्टैंडर्ड समझना बहुत जरूरी है और अकाउंटिंग बुक्स में ये स्टैंडर्ड जो है इतना इजी है और इतना इजी होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। तो एफए वाले स्टूडेंट इन्वेंटरी का चैप्टर जो है आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर इस जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एंड अगर आप में से किसी ने जो है हमारी प्रीवियस क्लास यानी कि प्रोविजंस की क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी अवेलेबल है। इस क्लास को यूज कीजिए एंड अपने प्रोविजंस कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के नॉलेज को जो है बढ़ाइए। आज के टॉपिक एरिया में हम कवर करने वाले हैं इन्वेंटरी। इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कैसे होगी इसके बारे में हम समझेंगे एंड पीरियड अकाउंटिंग एंट्रीज जो है इन्वेंटरीज की वो समझेंगे। तो इन्वेंटरी के ओवरव्यू हो या फिर इन्वेंटरी की वैल्यूएशन हो, ये सब कुछ आज के दिन का हमारा एजेंडा है। सो इन्वेंट्री की टॉपिक को आज जो है आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि इन्वेंट्री की टॉपिक में क्या क्या आता है। बट उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इन्वेंट्री होती क्या है एंड देन फिर उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आएंगे, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इन्वेंट्री का मतलब यानी कि कोई भी गुड्स या फिर मटेरियल जो कि बिजनेस के पास पड़ा है एट द ईयर एंड यानी कि बैलेंस शीट डेट पे, जो कि बिजनेस के पास पड़ा है, क्यों पड़ा है, जो कि बिजनेस उसको बेचना चाहता है या फिर बिजनेस उसको यूज करना चाहता है फॉर मेकिंग द गुड्स फॉर द प्रोडक्शन रिलेटेड एरिया या फिर सेल रिलेटेड एरिया। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं वो क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंगली बात कर रहे हैं। आपको इतनी बात तो अब तक समझ में आ चुकी होगी जो कि बिजनेस के पास ईयर एंड के टाइम में पड़ी है। अब इन्वेंट्री की टाइप्स की मैं अगर बात करूं तो एग्जाम्पल के तरफ पे मेरे पास जो गुड्स हैं फॉर सेल है वो उसमें आ जाएगा, जिसमें कि रीसेल मैं वर्ड यूज करूंगी। या फिर मेरे पास रॉ मटेरियल है वो मेरी इन्वेंटरी में आएगा, या फिर मेरे पास चाहे वर्क इन प्रोग्रेस है या फिर मेरे पास जो है फिनिश्ड गुड्स है, ये सब आएंगे। अब इन सब का क्या मीनिंग होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए गुड्स फॉर रीसेल का मतलब क्या होता है, कोई भी गुड्स बाय की गई हैं एंड सेल की गई हैं विदाउट मेजर चेंजेस, उनको मैं गुड्स फॉर रीसेल में कंसीडर करती हूँ। जैसे कि सुपरमार्केट बिस्किट्स लेके आती है और वो आगे बेचती है तो वो उनकी इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल की मैं बात करूं तो जो भी मटेरियल हमने यूज किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट वो भी हम इन्वेंट्री में करते हैं। वुड्स जो है जैसे सपोज करो हम लेके आते हैं, एक फर्नीचर वाली शॉप है एंड वो वुड लेके आया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फर्नीचर। वर्क इन प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूं कि गुड्स जो है अभी लाइक मैन्युफैक्चर करनी है वो वाली, यानी कि हाफ फिनिश गुड्स, पार्टली फिनिश गुड्स जिसको हम बोलते हैं। एंड फिनिश गुड्स में जैसे कि कंप्लीटली मैन्युफैक्चर एंड रीसेल रेडी फॉर सेल है तो वो सारे गुड्स इसमें कवर आती है। तो फिनिश टेबल्स इन द वेयर हाउस वो जो है इसमें कवर होगा। अब हम बात करते हैं कि मैम आपने इसको ये तो बोल दिया कि इन्वेंटरीज जो है हमारे पास एसेट्स में आती हैं, तो ये देखिए ये सारी हमारे पास इन्वेंटरी के एसेट्स में है। बट इन्वेंटरीज जो होती हैं एसेट्स में आती हैं, ये क्यों आती हैं? इन्वेंटरी जो होती है हमारे पास एसेट्स में, उसके पीछे का लॉजिक बताइए। देखिए इन्वेंटरी एक एसेट है बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एंड हमने जो है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के केस में बात की थी कि यस कि मैं इसको बेचूंगी, बेच के इसको मुझे पैसे मिलेगा तो वो मेरे पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। जैसे एक शॉप है उसके पास 1 लाख के क्लोथ्स हैं, स्टॉक में पड़े हैं, तो वो क्लोथ्स जो है अभी बिके नहीं है बट यस बिजनेस को लगता है ना कि इनको बेचूंगा तो पैसे आएंगे। तो यस इसलिए इन्वेंट्री एसेट है बिकॉज उससे फ्यूचर इकोनॉमिक एसेट जो है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है मिलने वाला है, यही हम सोच के चलते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पर ना एक बहुत ही बेसिक सा जो है कंसेप्ट चलता है, दैट इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो इन्वेंट्री का कंसेप्ट तो एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही चलेगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब वो क्या होगा हम जो है इसको समझेंगे डिटेल में, बट मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ इन्वेंट्री कैसे होगा, कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, इन दोनों में से जो वैल्यू होगी लोअर वाली उसी पे जो है
मेरी इन्वेंट्री IS2 जो मेरा ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली जो है मेजर की जाएगी। अब कॉस्ट में क्या आएगा, एनआरवी में क्या आएगा, इसको डिटेल में हम समझेंगे। देखिए, कॉस्ट मतलब कि वो वाला पैसा जो कि बिजनेस जो है खर्च कर रहा है टू एक्वायर और टू मैन्युफैक्चर दैट इन्वेंट्री, एंड एनआरवी दैट मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट एसेट टू सेल दैट गुड्स, ये मेरे उसमें कवर होती हैं। अब इसको डिटेल में तो हम करेंगे ही करेंगे। अब आपको एक छोटी सी बात जो है ये समझनी है कि यहाँ पर हम जो है फॉलो करते हैं एक्रूअल कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? देखिए, एक्रूअल कंसेप्ट यही कहता है कि आपको मैच करना है इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर विद द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दैट इनकम। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, मैच करने होते हैं बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंसेस उसी पीरियड से रिलेटेड। मतलब कि आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो आपने सारी की सारी परचेजेस को एज एक्सपेंस नहीं चार्ज करना होता है, उतना ही चार्ज करें कॉस्ट ऑफ गुड्स में जो कि एक्चुअली बिकी हैं। यानी कि परचेजेस आर नॉट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये बहुत बार बच्चे जो है गलती कर देते हैं, ये बात आपको समझ के चलनी है। तो हम पीएनएल में एडजस्टमेंट करते होते हैं, वो कैसे करते होते हैं, एक्रूअल कांसेप्ट्स के बेस पे ही करते हैं, एंड इसीलिए एक्रूअल कांसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसीडर करते हैं, ना कि आइटम परचेज कंसीडर करते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक शॉपकीपर है, उसने 1 लाख की गुड्स जो है परचेज की हैं, ठीक है, बट सारी की सारी नहीं बिकी है ना। ईयर एंड पे देखो मेरे पास क्या होगा, हो सकता है 70,000 की गुड्स बेची है, गुड्स अभी भी स्टॉक में कितनी बड़ी है, 30,000 की। वो जो 30,000 की गुड्स है ना, दैट इज माय क्लोजिंग स्टॉक। सो यस, इनका लिए मुझे एज अ जो ये 30,000 है, इनका खर्चा मुझे एज अ एक्सपेंस में चार्ज नहीं करना है, सिर्फ 70,000 से रिलेटेड गुड्स का खर्चा ही जो है मुझे चार्ज करना है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, एंड 30,000 जो होगा वो मेरी इन्वेंट्री होता है। तो ये बात जो है आपको समझ के चलनी है। तो अगर यहीं पे हम अगर बात करते हैं ना कि मैम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस हमारा परचेजेस लेस मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको जो है समझ के चलना है। यही फॉर्मूला को आप ध्यान में रख के चलोगे एंड आपकी जो चीजें हैं काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप जो है ध्यान में रख के करोगे तो आपकी जो है चीजें काफी ज्यादा इजी हो जाएंगी। बस आपको एक बात समझ में रखनी है कि मैं क्लोजिंग स्टॉक को क्यों माइनस करूंगा, मैम ये भी बता दीजिए। देखिए, सपोज करो कि मेरे पास 20,000 की ओपनिंग स्टॉक है, 1 लाख का परचेज और कर लिया, एंड मेरे पास अब टोटल कितना अवेलेबल हो गया, 1,20,000। बट अब जो है वेयर हाउस में ईयर एंड में 30,000 की गुड्स अभी भी पड़ी हैं, दैट मीन्स इन्होंने मुझे सेल्स जनरेट करके नहीं दी है, तो इनके लिए मुझे एक्सपेंस नहीं करना ना, इसीलिए हम जो है इसको कंसीडर करके चलते हैं एंड इसको जो है हम जो है माइनस नहीं करते हैं। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए अपने अकाउंटिंग के ध्यान में रखते हुए। तो चलिए फिर, अब अकाउंटिंग की बात हो ही रही है तो अकाउंटिंग को और डिटेल में समझ रहे थे। इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे होगी, हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे अपनी बुक्स में। सो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि कैसे इसको करते हैं, यहाँ पर ना आइडिया बहुत ही सिंपल है। आपको ना सारे के सारे परचेजेस को उस साल के एक्सपेंस में कंसीडर नहीं करना है। आपको इतनी बात याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्चुअली सोल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करना है। कुछ भी अगर अनसोल्ड रहता है तो वो क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए दैट एनीथिंग लेफ्ट अनसोल्ड should be included in closing स्टॉक। ये आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जितना जितना खर्चा हुआ है हम सिर्फ वही इंक्लूड करके चलेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको ऐसे मान के चलो कि यस, कि जो मेरी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हैं जिसमें से गुड्स अनसोल्ड आपको माइनस करनी है, तभी जो है आपके पास गुड्स सोल्ड जो है निकलेंगी। ये बस वही सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो ये फॉर्मूलाज आप देख सकते हैं, इन फॉर्मूलाज का हम यूज कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, गुड्स जो कि मेरे पास स्टार्टिंग में पड़ी है, परचेसेस मतलब कि जो मैंने और बाय की, क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि गुड्स जो है अभी अनसोल्ड हैं एट द ईयर एंड, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि कॉस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी एक्चुअली सोल्ड। अब मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्यों चाहिए, इतनी की बात समझना कि यस, कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई भी शॉप है, इसको ना एग्जांपल से करते हैं कि अमित रन अ शॉप एंड सेल द कंप्यूटर इन कार्टेज टू द लोकल ऑफिस।
He is preparing the financial statement for the year end of 30th November 2019. अमित के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द पीरियड उसने 4100 कार्ट्रिज जो है बेचे हैं, ठीक है, इतने कार्ट्रिज बेचे हैं। एंड दिसंबर में उसकी इन्वेंट्री मतलब 1 दिसंबर, ये क्या है, 1 दिसंबर 20 यानी कि साल की स्टार्टिंग में 1600 है, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 67,500। ड्यूरिंग द ईयर उसने 3500 जो है जो है परचेज किए हैं, जिसकी वैल्यू इतनी थी, और 30th नवंबर को जो है उसके पास इतने पड़े थे, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ से कॉस्ट ऑफ सोल्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेज भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो मैं निकाल लूंगी। यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने कितने कार्टेज जो है बेचे हैं एंड कितने कार्टेज जो है मेरे पास पड़े हैं, उनकी वैल्यूएशन जो है कितनी थी। ठीक है, तो हम जो है इससे यही कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी सी बात है। सो यस, कॉस्ट ऑफ सेल मेरी 1,62,300 है एंड ये एक्सपेंस है जो कि मैं अपने पी एंड एल में शो करूंगी। इसको क्या करूंगी, एक्सपेंस इन पी एंड एल, इसको ऐसे हम जो है शो करते होते हैं। एंड जो 34,800 है वो मेरा इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है एज अ करंट एसेट इन एसओएफपी। क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस करते हैं, ये बात सिंपल सी बात हमें समझ के रखनी है कि इसकी जो स्टॉक मेरे पास पड़ा है वो बिका ही नहीं, तो उसको मैंने खर्चों में क्यों डालना है, यही हमारा उसके पीछे का लॉजिक है। अब इन्वेंट्री को लेके हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज भी आती हैं। देखिए, ईयर एंड पे आपको 3 मेजर एडजस्टमेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब पहले मैं क्या करूंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर जिसको मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलती हूँ उसको मैं करेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर मेड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड जर्नल। सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को क्या करना है कि इन्वेंट्री का काउंटिंग जो है सही तरीके से हो एंड उसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो सही तरीके से आए, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो का अकाउंट जो है क्रिएट किया जाता है ताकि मैं करेक्ट अमाउंट जो है उसमें दिखा सकूं। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं 3 स्टेप्स लेती होती हूँ। पहला क्या है, सबसे पहला काम क्या है, मुझे क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को रिमूव करना है। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो मुझे क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर दीज गुड्स हैव नाउ बीन सोल्ड, हमें पता है, तो हमें क्या करना होगा, ओपनिंग स्टॉक को ट्रांसफर करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो मैं क्या करूंगी, वी आर ट्रांसफरिंग, रिमूव एंड ट्रांसफर टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके लिए मैं एंट्री पास ऑन करूंगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के खर्चे में डालती हूँ, खर्चा क्या होगा, डेबिट होता है, तो यस मैं इसमें डेबिट कर रही हूँ, और मेरा ओपनिंग स्टॉक जा रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री को मैं कम करना है, तो दैट्स व्हाई इन्वेंट्री को जो है मैं क्रेडिट करती हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा, इन्वेंट्री कम हुआ बिकॉज एसेट कम हुआ, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री एसेट था, अब ये बिक गया है, तो इसीलिए अब ये एक्सपेंस बन गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना के भी लिख लेती हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, वॉज एसेट, अब नाउ सोल्ड, अब वो बिक गया। अब बिक होने के बाद क्या हो गया, नाउ इट एक्सपेंस, ठीक। अब उसके बाद मुझे परचेजेस अकाउंट को भी बंद करना है। तो गुड्स जब परचेज होती हैं ड्यूरिंग द ईयर, दे आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट, हम यही करते हैं, बट ईयर एंड में क्या करना होगा, परचेजेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी ट्रांसफर करते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करूंगी, खर्चों में डाल रही हूँ, एंड क्रेडिट कर रही हूँ मेरा परचेजेस, एक खर्चे में डाला दूसरे से कम किया, तो यही भी मैं करूंगी, परचेजेस अकाउंट को क्लोज करूंगी एंड ये अमाउंट जो है ट्रांसफर होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ये मेरी एंट्री हो जाएगी। अब उसके बाद अब बारी आती है हमारी थर्ड मेन एंट्री की, विच इज रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए, अब आपको गुड्स को जो है रिकॉर्ड करना है जो कि अभी भी अनसोल्ड है। ये गुड्स है, ये हमारे एक्सपेंस में नहीं होनी चाहिए, इनका अब एसेट में बनना जरूरी है। तो एसेट में करना है इन्वेंट्री को, यानी कि डेबिट करूंगी, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से कम कर दूंगी, यानी कि खर्चों में से कम कर दूंगी। तो इन्वेंट्री इंक्रीज होगी एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है मेरी कम हो गई। हम यही करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम किया, खर्चों को कम किया, दैट इज क्रेडिट। तो अगर मैं तीनों एंट्रीज को अगर इकट्ठे लेवल पे बोलूंगी, तो तीनों एंट्रीज इकट्ठे लेवल पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक को रिमूव करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू ओपनिंग स्टॉक, लाइक टू इन्वेंट्री बोल लीजिए आप। देन उसके बाद परचेजेस को ट्रांसफर कर रही हूँ, परचेजेस नॉर्मली डेबिट होता है, तो उसको कम करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, एंड
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाल रही हूँ। एंड थर्ड क्या है, मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही मेरी एंट्री होगी। ठीक है, यही मेरी एंट्रीज जो है होनी होती है एंड हम ये इसको ऐसे लेके चलते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, मेरे पास अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ जाता है तो मेरे पास क्या होता है, खर्चा कम होता है एंड बैलेंस शीट में जाएगा तो वो एज अ एसेट बन के आ जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वेंट्री की क्वांटिटी को लेके कि इन्वेंट्री की क्वांटिटी क्या है, देखिए कभी भी बिजनेस की अगर मैं बात करूं ना, बिजनेस अगर अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू करेगा तो उसको ना कुछ चीजें जो है पता होनी चाहिए। मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, हाउ मेनी यूनिट्स आई डू एक्चुअली हैव, क्योंकि अगर सपोज करो एक यूनिट है उसकी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो अगर सपोज करो एक शॉप है जिसमें 500 लैपटॉप है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे पास 500 लैपटॉप है, तभी मैं बोलूंगी कि इतने का स्टॉक है। ये बहुत बेसिक सी बात है। तो इन्वेंट्री की क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी वैल्यू निकाल सकती हूँ, ओपनिंग स्टॉक की भी, मैं अपनी परचेजेस की भी, मैं अपनी सेल्स की भी, क्लोजिंग स्टॉक की भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी। तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस कैसे करेगा, लाइक इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे सपोज करो कि मैंने मोबाइल फोन बेचे हैं, साल की स्टार्टिंग में मेरे पास 100 फोन थे, ड्यूरिंग द ईयर मैंने 500 और खरीद लिए, 100 प्लस 500 600 हो गए, एंड उसमें से 450 मैंने दे दिए, यानी कि 150 फोन मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं। तो यस, अब एक्चुअल में जो मेरे रिकॉर्ड में है वो भी मेरे स्टॉक में होना चाहिए। यही हमारे पास जरूरी है, यही हम इसमें करते हैं फॉर ट्रैकिंग पर्पस। अब ट्रैकिंग तो मैं करूंगी, यहाँ पर मेरे पास अप्रोच होती है अलग अलग, और वो अलग अलग अप्रोच क्या होती हैं, दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, कॉन्टिन्यूअस अप्रोच और पीरियोडिक अप्रोच। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस अप्रोच क्या होती है कि इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को हम अपडेट करते होते हैं एवरी टाइम अ परचेज और सेल हैपन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड आर अपडेटेड। ठीक है, सो ये क्या होगी, मेरी लाइक कंटिन्यूअस वाली होगी। तो मतलब इसमें ना जस्ट ऐसे सोचो कि आई ऑलवेज नो दैट हाउ मच स्टॉक आई हैव। तो अंडरस्टैंड इसको ऐसे समझने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है इन्वेंट्री का रिकॉर्ड हर एक प्रोडक्ट का मेंटेन करना है। आपके पास ये मैनुअल स्टॉक कार्ड की हेल्प से भी हो सकता है, कंप्यूटराइज इन्वेंट्री स्टॉक से भी हो सकता है। तो आप जब कभी भी परचेजेस होगा, वो अपने आप आपको अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाना है, कोई सेल होगा तो इन्वेंट्री को कम करना है, ताकि सिस्टम जो है कॉन्टिन्यूअसली शो कर सके कितनी करंटली आज की डेट में मेरे पास इन्वेंट्री है। तो ये प्रिंसिपल जो है हम यहाँ पर फॉलो करके चलते हैं, जितना रिकॉर्ड में वही मैच होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, पीरियोडिक अप्रोच, कि इन्वेंट्री क्या है, फिजिकली काउंट होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, फिजिकली काउंटेड एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेंट्री काउंट होता है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर जैसे अगर मैं इसमें ऊपर बात करूं कि आपके पास पीरियोडिक वाले की बात की, यस, कि आपको कॉन्टिन्यूसली अपडेट नहीं करना स्टॉक के रिकॉर्ड को, आप ईयर एंड में काउंट करोगे। पीरियोडिक अप्रोच में क्या होगा कि आप कंटिन्यूस इन्वेंटरी रिकॉर्ड नहीं बना रहे हो, हर एक प्रोडक्ट का फिजिकली काउंट करोगे इन्वेंटरी को। एंड ये कैसे होगा, इन्वेंटरी काउंट स्टॉक काउंट के नाम से इसको जाना जाता है। ये कैसे किया जाता है, ईयर एंड के आसपास किया जाता है, एंड बिजनेस जो है इन्वेंटरी मूवमेंट उस वाले टाइम पीरियड पे रोक देता है, सो दैट लाइक गुड्स आर नॉट बीइंग रिसीव्ड फॉर द लाइक पीरियड ऑफ द काउंटिंग। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूस वाला, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, हमें पता है, क्योंकि लाइक आ रहा है फिर जा रहा है, चीजें जो है दिक्कत दे सकती हैं, तो इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम जो है क्लॉक कार्ड जो है इसमें चेक करते हैं। ठीक, तो कंटिन्यूस वाले में कुछ दिक्कतें होती हैं, हम इसको एक्यूरेसी भी कई बार जो है नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आना जाना के कारण, एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बिजनेस को चाहिए होता है उस वाले लेवल पे। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस भी मैं करूंगी, इसमें डिस्कशन भी करूंगी, बट उससे पहले मैं लाइक अगर हम सोचें कि कॉन्टिन्यूस वाले के क्या फायदे हो सकते हैं, अगर मैं इसको सोचूं, तो ये इसकी बिगेस्ट एडवांटेज कॉन्टिन्यूस वाले का क्या होगा कि बिजनेस को ना पता है कि स्टॉक लेवल हर एक पॉसिबल टाइम पे कि मेरा स्टॉक लेवल कितना है। जैसे कि सिस्टम में पता चल रहा है कि सिर्फ 20 यूनिट रिमेनिंग है, तो मैनेजमेंट जो है उस वाले केस में और ऑर्डर कर सकती है बिफोर द बिजनेस रन आउट। ठीक है, इससे मैं क्या कर पाऊंगी, थेफ्ट को आइडेंटिफाई कर
कर पाऊंगी, मैं डैमेज गुड्स को आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, मैं एरर्स को रिकॉर्ड कर पाऊंगी, मैं एक्सपेक्टेड डिफरेंस जो है देख सकती हूँ। पीरियोडिक अप्रोच में क्या होता है कि यस कि अब दूसरी तरफ अगर पीरियोडिक में जाएंगे तो उसमें क्या चीजें होती है, वहां पर कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग नहीं होती एंड ये फिजिकल काउंट ही हम करते हैं एंड मुझे स्टॉक की इंफॉर्मेशन आफ्टर काउंटिंग ही पता चलेगी एंड फिजिकल काउंट वहां पर एसेंशियल होता है जो कि मेरे पास नॉर्मली लाइक जो होता है उस वाले केस में नहीं होता है। और स्टॉक की इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस वाले में हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहती है। बट अगर मैं यूजफुलनेस की बात करूं तो देखिए कॉन्टिन्यूस वाला तो तब सूटेबल रहेगा जब मेरे पास रेगुलर स्टॉक की इंफॉर्मेशन चाहिए, बट पीरियोडिक वाले में जो है वहां पर हम कर सकते हैं जहां पर हमें लगता है कि कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड जो है प्रैक्टिकेबल है ही नहीं। नाउ अब क्या बिजनेस जो है कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड को काउंट करता है इन्वेंटरी में? हाँ, ये जरूरी है। चाहे बिजनेस के पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, वो परफॉर्म करेगा फिजिकल इन्वेंटरी काउंट, बिकॉज रिकॉर्ड में जो है जैसे सपोज करो 1000 यूनिट है, बट फिजिकली हो सकता है 970 है। वो डिफरेंस क्यों हो सकता है? मे बी चोरी हो गया, मे बी एरर हो गया, मे बी इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग होगी, मे बी डैमेज हो गया। ठीक है, तो इस वाले कारणों के कारण हमें जो है चेक करना है, फिजिकल इन्वेंटरी के कारण ये जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको चेक करके चलें। चलिए जी, अब आगे बढ़। सो टेस्ट काउंटिंग प्रोग्राम जो है करते हैं हम लाइक एटलीस्ट साल में एक बार तो होना ही चाहिए। टेस्ट काउंटिंग क्या होता है? देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट इट माइट नॉट बी प्रैक्टिकेबल ना कि मैं हर एक आइटम को एवरीडे काउंट करूं। तो बिजनेस में टेस्ट काउंटिंग प्रोग्राम होता है जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि सारे प्रोडक्ट लाइन जो है फिजिकली चेक किए जा रहे हैं एटलीस्ट वंस इन ईयर। जैसे कि 1000 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बना लें सो दैट कि डिफरेंट प्रोडक्ट जो है चेक किए जा रहे हैं थ्रू आउट द ईयर टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट लाइन इज काउंटेड एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और अगर मेरे पास फिजिकल काउंट जो है मैच नहीं करते हैं रिकॉर्ड से, तो हम क्या करेंगे? जैसे सपोज करो 500 यूनिट है, फिजिकल काउंट में मेरे पास शो हो रहे हैं 480, तो जो 20 का डिफरेंस होगा मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या रीजन है। ठीक है, तो उसके पीछे का हम वो जो रीजन जो है वो देखेंगे। और अगर मेरा स्टॉक चेकिंग सिस्टम पुअर है, ठीक है, इनइफेक्टिव है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग करना पड़ेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। जैसे सपोज करो कि कंपनी कह रही है कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ये दिख रहा है कि मेरे पास 50,000 आइटम है, बट कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं है कि ये दिखने के लिए कि क्या ये एक्चुअल में ट्रू है। तो बिजनेस में क्या होगा, मैं उन रिकॉर्ड्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती ना एज अ ऑडिटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट फिजिकल इन्वेंटरी काउंट जो है करना पड़ेगा। तो ये मुझे ध्यान में रख के चलना है। नाउ अब इन्वेंट्रीज के स्टैंडर्ड के ऊपर अगर मैं आगे बढ़ूं, जो कि मेरा है IS2, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्वेंट्री जो है, ठीक है, जो कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, मैं कैसे करती होती हूँ? कॉस्ट एंड NRV, जो कि इन दोनों में से क्या होगा? लोअर वैल्यू होगा IAS 2 के अकॉर्डिंगली। अब ये जो NRV है वो मैं कैसे निकालती होती हूँ? मैम NRV भी बता दीजिए कि NRV कैसे होगा? तो NRV कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते होते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये आपका कंसेप्ट जो है होता है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये मेरा लाइक जो कंसेप्ट है कॉस्ट और NRV। तो अब कॉस्ट में क्या क्या होगा? कॉस्ट मतलब वो सारे खर्चे जो कि चाहिए हमें उस इन्वेंट्री को उस प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लेके आने के लिए। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि कॉस्ट में क्या आएगा कि रेडी एंड लाइक उसको लाइक आज की डेट में वो बना बनाया पूरी तरह से रेडी आपके सामने, तो उसमें कितना खर्चा होने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ द परचेज इन्वेंट्रीज की मैं बारे में बात करूं, तो अगर कोई भी गुड्स जो है हमने परचेज किए हैं फॉर रीसेल, तो अगर मैं उसकी कॉस्ट में बात करूंगी, तो फिर मैम परचेज वाले केस में क्या होगा? अगर वो परचेजेस वाला है, तो ये आप देख सकते हैं परचेज वाले केस में मैं क्या करती होती हूँ? परचेज प्राइस प्लस कैरेज इनवर्ड। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, कैरेज इनवर्ड हमें कंसीडर करना होता है, ये फोकस पॉइंट है। ठीक है, या फिर कोई और खर्चे जो कि उस एसेट को, इस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लेके आने के लिए चाहिए। जैसे सपोज करो कि कोई एक बिजनेस है, उसने 50,000 की गुड्स जो है खरीदी हैं एंड डिलीवरी कॉस्ट लगी है 3,000 की, 2,000 की इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, तो वो 3 + 2 भी साथ में लाइक ऐड होगा इन्वेंट्री के खर्चे में, टोटल जो होगा 55,000 होगा।
एक एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट एरिया है कि जो कि कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड के बेस का डिफरेंस बच्चे गलती करते हैं। कैरेज इनवर्ड मींस कि कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी मींस वो गुड्स टू द बिजनेस, तो वो इंक्लूड होगा। बट कैरेज आउटवर्ड नहीं होता है, बिकॉज वो कौन सा होता है, वो फ्रॉम द बिजनेस टू द कस्टमर का खर्चा होता है, तो वो जो है इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड नॉट इंक्लूडेड। मैं ये यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ये गलती होती है। इनवर्ड इन्वेंट्री कॉस्ट है, आउटवर्ड जो है सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, तो वो इंक्लूड नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अब अगर मेरे पास कोई भी लाइक कन्वर्जन कॉस्ट है, कोई और खर्चे हैं, वो सारे हम कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई बिजनेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, तो हम खुद से प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन्वेंट्री के खर्चे में क्या क्या आएगा, उस खर्चे में हम जो है रॉ मटेरियल का खर्चा भी लिखते आते हैं कि मटेरियल जो कि हम यूज कर रहे हैं, लेबर का खर्चा जैसे कि वेजेस वगैरह के खर्चे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, डेप्रिसिएशन का खर्चा है, जो कि मैं ऐड करके चलती होती हूँ। तो जैसे सपोज करो कि वुड्स हैं, लाइक प्रोडक्शन वर्कर है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, वो सारे खर्चे जो है मैं इसमें इंक्लूड करती होती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कौन से खर्चे जो है मैं उसमें ऐड करके चल रही हूँ। नाउ मैम कौन से खर्चे ऐड नहीं करने हैं, मतलब कि इन्वेंट्री के खर्चे में कौन से खर्चे जो है ऐड नहीं करने हैं, अगर मैं उसके ऊपर बात करूं, तो ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कि हम बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते, एक्सक्लूडेड एरिया में क्या आएगा। तो किस किस को पता है कि क्या नहीं आना चाहिए, एनी हैंड्स बच्चों, कि आपके माइंड में हो कि मैम ये खर्चा नहीं आना चाहिए हमें लगता है। तो सबसे पहले आपको मैं एक पहला खर्चा जो है मैं बता चुकी हूँ, जो कि वो वाले खर्चे जो कि नहीं चाहिए उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लेके आने के लिए, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। अब उसकी एग्जांपल में से मैं सबसे पहले क्या ले सकती हूँ, कैरेज आउटवर्ड जो कि डिलीवरी टू द कस्टमर है, मैं वो नहीं लेके आऊंगी। उसके अलावा मेरे पास आता है एबनॉर्मल वेस्टेज का खर्चा, तो वो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं लेके आती होती हूँ। एंड देन उसके अलावा मेरे पास क्या आता है कि लाइक स्टोरेज का खर्चा, वो मैं कंसीडर नहीं करती होती हूँ, और लाइक अनलेस द स्टोरेज इज नेसेसरी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं लेके आती होती हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जो है इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लेके आने के लिए जो है नहीं चाहिए होते हैं, वो मैं उसमें कंसीडर नहीं करती होती हूँ। एंड सेलिंग के खर्चे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सेल कमीशन, ये सारे खर्चे जो है नहीं चाहिए होते हैं, तो इन सब खर्चों को मैं कंसीडर नहीं करती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो कि आप उसमें इंक्लूड करोगे, ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कि आप उसमें इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आप इस बात को कंसीडर नहीं करते हो, then you will face the challenge. I hope everyone is clear with this. Now, अब हमारे पास क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, एक एग्जांपल की बात करते हैं, को परचेज किया कुछ और फ्रूट आएगा। अगर मैंने कुछ कस्टमर को डिलीवर किया है, तो वो कैरेज आउटवर्ड है, नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ रोटन फ्रूट, अगर मेरा फ्रूट बिजनेस है, रोटन फ्रूट मींस कि वो क्या है कि मुझे ये देखना है कि क्या ये वेस्टेज नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। अगर नॉर्मल वेस्टेज होगी तो जर्नली वो इंक्लूड होती है इन्वेंट्री में, बट अगर एबनॉर्मल वाला है तो वो नहीं होगी, एक्सपेंस किया जाएगा इमीडिएटली। लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट ऑफ लेबलिंग हो गया, डिलीवरी हो गया इन द फैक्ट्री, कैरेज इनवर्ड, वो सारे इंक्लूड जो है होंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए। नाउ अब एक कंसेप्ट मेरे पास होता है एनआरवी, जैसे कि हमने बात किया कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो, तो उसके लिए अब आपको क्या पता होना चाहिए कि मैम एनआरवी कैसे निकालेंगे, एनआरवी कितने निकालेंगे। तो एनआरवी अगर मुझे काउंट करना है, एनआरवी मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मैम कैसे निकाली जाएगी, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का पहले मतलब समझिए कि हाउ मच मनी द बिजनेस एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम सेलिंग दैट इन्वेंट्री आफ्टर डिडक्टिंग सारे खर्चे जो कि मुझे उसको कंप्लीट करने के लिए, बेचने के लिए चाहिए। तो अब अगर मेरे पास कोई अनफिनिश इन्वेंट्री है, तो एनआरवी में क्या आएगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो वो उसमें कवर आएगा जिसमें कि फ्यूचर सेलिंग एक्सपेंसेस में लेस करके चलती होती हूँ। तो मैं अगर इसमें आपके सामने फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, आप फॉर्मूला को देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला में क्या-क्या चीजें एनआरवी में इंक्लूडेड होती हैं। सेलिंग प्राइस, नीचे फ्यूचर एस्टिमेशन कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे हम माइनस करके चलते हैं। अच्छा, अब इसको ना एनआरवी को मैं एग्जांपल की तरफ से बताऊं, जैसे सपोज करो मेरे पास बिजनेस है, बिजनेस की फिनिश गुड्स हैं, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है 20,000 का, कॉस्ट टू डिलीवरी ऑफ डिलीवरिंग टू द कस्टमर है 1000, तो 20,000 में से 1000 माइनस करके एनआरवी मेरा 19,000 आएगा।
अगर मैं इसको सेम अगर ऐसी बात करूं वर्क इन प्रोग्रेस के हिसाब से, मेरा प्रोडक्ट अभी बन रहा है, सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड कितना है 50,000, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है 8,000, सेलिंग डिलीवरी एक्सपेंसेस कितने हैं 2,000। तो अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस होगा, सेलिंग डिलीवरी एक्सपेंसेस भी माइनस होगा। तो 50 में से जो कि मेरा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस था उसमें से फर्दर डिलीवरी कॉस्ट, फर्दर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस दोनों माइनस करके फिर मैं अपनी एनआरवी निकालूंगी। ये आपको पता होना चाहिए आपके लाइक कंसेप्ट के हिसाब से। नाउ अब देखिए मेरे को एक बात समझनी है कि मैम क्यों हम ये एनआरबी और कॉस्ट में से लोअर करते हैं, लोअर क्यों करना है? जैसे सपोज करो इमेजिन आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 10,000 का एंड डैमेज होने के कारण आप उस प्रोडक्ट को सिर्फ 7,000 पे बेच सकते हो। अगर आप उस इन्वेंट्री को अभी भी 10,000 पे दिखाते चलोगे आपका एसेट ओवरस्टेट हो जाएगा। तो आईएस टू क्या कहते हैं, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, तो लोअर हमारे पास 7,000 का है तो वो जो गेन है इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया जाए, वो ये चाहते हैं। ठीक है, तो यही उसके पीछे का लॉजिक है कि कोई भी लॉस है इमीडिएट लेवल पे वो रिकॉग्नाइज किया जाए। नाउ मैम प्राइसिंग वैल्यूएशन मेथड्स, उनके बारे में भी कुछ बताइए कि इन्वेंट्री के प्राइसिंग वैल्यूएशन मेथड क्या कैसे होते हैं। देखिए कुछ जैसे कोई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है ना वो मेरे सामने आती है तो बिजनेस को क्या चाहिए, एक मेथड चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि इसकी उस इन्वेंट्री को कितनी कॉस्ट असाइन करनी चाहिए। अब इसके लिए ना डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास मेथड होते हैं एंड उसमें मेरे पास अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो एक मेरे पास आएगा फीफो जो कि कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, एंड मेरे पास होता है वेटेड एवरेज। ये दो मेथड जो है मेरे पास यहाँ पर होते हैं। तो फीफो क्या कहता है और वेटेड एवरेज क्या कहता है दोनों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो ये मान के चलेगा कि जो पहले परचेज हुआ है वो पहले जाएगा। ये जैसे कि एग्जांपल मेडिसिन के केस में, ठीक है, ब्रेड्स के केस में। अब आज एक सिंपल सी बात बताती हूँ, फीफो का मेथड क्या कहता है कि जो सबसे पुराना ना पहले उसको बेचो इससे पहले वो खराब हो जाए। जैसे अगर आप लाइक मेडिसिन तो चलो किसी को जरूरत ना पड़े, अगर आप ना कभी किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो आप जाके देखिएगा, आप ना ब्रेड ब्रेड देखिएगा, सबसे जो पुराना ब्रेड है ना, मतलब जो पुराना एज इन की ये नहीं एक्सपायर हुआ हुआ, मतलब जिसकी शेल्फ लाइफ अभी अभी इमीडिएटली खत्म होने वाली है वो सबसे आगे काउंटर में पड़ा होगा। और जिसकी शेल्फ लाइफ अभी ज्यादा दिन की है वो काउंटर में सबसे पीछे पड़ा होगा। व्हाई इट इज डन, बिकॉज जो वो पीछे रह के वो एक्सपायर ही ना हो जाए, जो जितना पुराना है उसको सबसे आगे रखा जाए ताकि वो ही पहले बिके। ठीक है, अब दूसरी तरफ मेरे पास होता है एफको मेथड। एफको मेथड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ क्लोज इन्वेंट्री हम करते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस एंड एक होता है हमारा पीरियोडिक। ठीक है, तो अब आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि आपको सबसे पहले ना लाइक स्टेजेस के बारे में बात होती है कि ये तो दो मेथड्स हो गए कि हम ना कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कि व्हाट कॉस्ट वर इंकर टू ब्रिंग दैट इन्वेंट्री टू दैट करंट लोकेशन एंड कंडीशन। फिर उस कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करते हैं एंड इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लोअर पे करते हैं, ये हमें पता है। एंड फॉर्मूला हमें पता है कि एनआरबी मतलब कि सेलिंग प्राइस में से कंप्लीशन के खर्चे एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों ही हम माइनस जो है करके चलते हैं। प्राइसिंग वैल्यूएशन के अगर हिसाब से मैं करूं फीफो एंड एफको के हिसाब से, फीफो में तो क्या था जो पहले लेके आए वो पहले बेच दोगे और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, मोस्ट रिसेंट परचेज होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी मोस्ट रिसेंट परचेज इस वाले केस में। अगर मैं बात करूंगी मेरे एफको मेथड की, तो एफको मेथड में मेरे पास क्या आएगा, तो बेसिकली मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्राइस नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्राइस ले रही हूँ जो कि मेरा पीरियोडिक भी हो सकता है एंड क्यूमुलेटिव एवरेज भी होगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव भी होगा और एवरेज भी होगा। अब यहाँ पर टू मेन मेथड्स हैं एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने की, कि यस की कैलकुलेशन करेंगे पीरियड यानी कि मंथली बेसिस पे ताकि मैं पीरियोडिक वेज देख सकूं, एंड दूसरा मेथड क्या है कि एवरेज वैल्यू इन्वेंट्री की कैलकुलेट करूंगी हर एक इशू से पहले, हर एक इशू से पहले, एंड देन फिर उससे मैं क्या करूंगी क्यूमुलेटिव एवरेज वेटेड एवरेज प्राइस जो है कर लूंगी। नाउ अब जो भी मेरी ये कॉस्ट है इन कॉस्ट को कैलकुलेट किया एंड इनको कंपेयर किया एनआरवी के साथ, जो लोअर होगा वो मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में यूज करूंगी।
ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू निकालूंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करूंगी एंड देन फिर इसको जो है मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। ये फॉर्मूला तो हमारा सेम रहने वाला है, बस वैल्यूएशन के डिफरेंस जो है हो जाते हैं। ठीक है, तो फीफो में तो यही हो गया कि यस कि जो भी लाइक जो पहले आ रहा है वो पहले जाएगा। ओल्डेस्ट इन्वेंटरीज अज्यूम टू बी सोल्ड फर्स्ट एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, न्यूएस्ट परचेज। ये आता होता है पेपर में, काफी ज्यादा आता है। ये नहीं है कि कुछ ऐसा एरिया जो कि टेस्ट नहीं होता है, काफी ज्यादा टेस्टेड होने वाले एरियाज में से है। अब इसको ना एग्जाम्पल से ही समझते हैं इन्वेंट्री के हिसाब से। जैसे कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, अब देख पा रहे हैं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, दैट इज 500 यूनिट्स 5 के हिसाब से। ये क्वांटिटीज है एंड देन दिस इज बीइंग इशूड एंड देन ये परचेज लेके आए हैं एंड देन ये हमने इशू किया एंड दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर आपको सपोज करो कि ये जो इशू है, ठीक है, 4 अप्रैल वाले इशू की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, जो मेरा वेयर हाउस है ना, लाइक जो इशू की वैल्यू है, तो फीफो क्या कहता है, सबसे पुरानी सबसे पहले बेचो। तो ये जो 400 वाली है ना, ये 500 के हिसाब से गई होगी। ये जो 500 वाली है, इसके 500 रुपए वाले के हिसाब से गई होगी। तो 400 इंटू 5 ऐसे इसकी वैल्यूएशन गई होगी, दैट इज 2K। ठीक है, अब अगर आप जो है मेरे पास ये पूछोगे कि मैम 6 अप्रैल वाला जो इशू है इसकी क्या प्राइस होगी, तो ये 500 यूनिट है ना, इसमें से मैं जो 100 यूनिट है, 100 क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग वाले पड़े होंगे, वो 5 के हिसाब से गए होंगे। बाकी 400 यूनिट है, वो कैसे गए होंगे, 250 वाला। ठीक है, तो उसके बाद 250 यूनिट 5.1 के हिसाब से गए होंगे। ठीक है, 350 हो गए एंड देन फिर बाकी बचे 150 यूनिट जो गए होंगे, वो किसके हिसाब से गए होंगे, 5.2 के हिसाब से गए होंगे। ये कुछ इस तरीके से गया होगा एंड देन फिर मेरा जो वैल्यूएशन होगी निकलेगी। अब जो बाकी रह गया दैट इज मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक। तो अब जो ये क्लोजिंग स्टॉक रह गया 350 का, वो कैसे रहा होगा, 5.3 के हिसाब से। ठीक है, 5.3 के हिसाब से 200 यूनिट एंड बाकी बचे हुए 150 यूनिट रहते होंगे 5.2 के हिसाब से। तो बैक अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ही सिर्फ निकालना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप बैक बैक लेके भी चल सकते हो। ठीक है, आप बैक बैक लेके भी चल सकते हो तो भी आपका हो जाएगा। सी यू कैन हैव अ लुक। 2000 उसका इशू है 4 अप्रैल वाला एंड यहाँ पर 100 यूनिट एट 5, 250 यूनिट एट 5.1 एंड 150 यूनिट एट दिस। एंड जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया होगा पीछे से लाइक पीछे से मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, पीछे से पिक करो। तो बाय पिकिंग इट फ्रॉम द बैक साइड आप जो है इसको अच्छे से कैलकुलेट जो है कर पाओगे। इसका बेस्ट लॉजिक यही है कि मैं पीछे से ही पिक करूं इसको। एंड देन कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो इट्स वेरी इजी, लाइक टफ नहीं है, बस हमें समझना है कि चीजें कैसे लिंक हो सकती हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स देखिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक 350 एंड ये हमने वैल्यूएशन जो है निकाल ली। आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में ही आएगा, लाइक इसमें आपको पूरा पूरा शीट नहीं बनानी है, तो ये डर मत रहे कि ये इसकी मैम शीट कहाँ से बनेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, पीरियोडिक। पीरियोडिक वाले को समझते हैं कि पीरियोडिक वाले की कैलकुलेशन अब कैसे होगी। सो पीरियोडिक वेटेड एवरेज में क्या होता है, तो इंस्टेड ऑफ फीफो सपोज वी आर यूजिंग वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में क्या है कि आपको क्या करना है, मिक्स करना है इन्वेंट्री की कॉस्ट को एंड देन फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो अब वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो हम कैसे इसको निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल divided by total units available। कुछ इस तरीके से हम चलते हैं।
तो अगर सिंपल सी एग्जांपल दूं कि सपोज मेरे पास 100 यूनिट थे 5 रुपए के हिसाब से, 200 यूनिट ले आई 6 के हिसाब से, तो 100 इंटू 5 500, 200 इंटू 6 1200, टोटल मेरे पास 300 यूनिट होगी एंड टोटल कॉस्ट कितनी होगी 500 प्लस 1200 1700। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालूंगी 1700 डिवाइडेड बाय 300 विच विल बी माय एवरेज कॉस्ट। तो एवरी यूनिट विल बी सोल्ड एंड द यूनिट रिमेनिंग वुड बी वैल्यूड एट दैट एवरेज प्राइस, जो कि मैं उस वाले पीरियड एंड की कैलकुलेशन में करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे मेथड जो है ऐसे चलते होते हैं। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, गुड्स इन्वेंट्री एट द एंड की पीरियड की वैल्यू जो है मिल जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या एग्जांपल है, मेरे पास इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन है, ओपनिंग स्टॉक है, फिगर्स देखिए सेम ही है। अब यहाँ पर मुझे जो ये 4 अप्रैल वाला है इसकी इशू प्राइस निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, जितने भी ये प्राइसेस हैं, ये प्राइस ये प्राइस ये प्राइस ये प्राइस, ठीक है, ये आपके प्राइसेस हैं, आप देख सकते हैं यही हमारे प्राइसेस हैं। एंड देन फिर मैं क्या कर रही हूँ, सारे के सारे परचेज यूनिट जो ऐड कर रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, इससे मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है यही वाला एवरेज प्राइस पे जो है कर दी है। तो ये पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड जो है यही होता है पीरियड एंड पे। ठीक, तो हमने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकाल ली। अब अगर मैं बात करूं वेटेड एवरेज क्यूमुलेटिव वाला, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो क्यूमुलेटिव वाला क्या करते हैं, एवरी परचेज के बाद हम क्या करते होते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज जो है एडजस्ट की जाती है थ्रू आउट दैट पीरियड में। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर परचेज किया है 250 का परचेज किया, अब इस परचेज के बाद जो है हम एवरेज, जैसे परचेज जो है आप यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो अब मैं क्या करूंगी, ये वाला, ठीक है, ये वाला परचेज जो है 300 वाला परचेज, इस 300 वाले परचेज के बाद जो है वैल्यूएशन करूंगी। जैसे कि ये यूनिट ये यूनिट ये यूनिट एंड 300 डिवाइड किया, मैंने एवरेज प्राइस निकाला। अब जो ये एवरेज प्राइस है ये आपके अगले इशू का प्राइस जो है चलेगा और उसी का ही क्लोजिंग स्टॉक जो है उसी प्राइस पे आएगा। अब यही एवरेज को देखो मैंने रिमेनिंग इन्वेंट्री में यूज किया है। अब जैसे इसी केस में अब मैंने फिर उसके बाद परचेज किया है लाइक 200 का 5 अप्रैल को, तो अब जब मैं 6 अप्रैल वाला इशू निकालूंगी ना, तो मेरे पास पहले वाला जो पड़ा था प्लस ये वाला जो परचेज करने के बाद नंबर ऑफ यूनिट्स तो आ गए वो, एंड एवरेज प्राइस जो है हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे 6 अप्रैल वाले इशू के लिए, तो वो एवरेज प्राइस जो है मैं निकालूंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ऐड करने के बाद कितने आ गए, एंड मैंने टोटल कॉस्ट जो है निकाली, एवरेज प्राइस निकाला, एंड दिस इज माय एवरेज प्राइस, और इसी एवरेज प्राइस पे देखिए मेरा इशू प्राइस जो है निकल रहा है। तो बेसिकली मुझे क्या करना होता है, मतलब हर एक परचेज के बाद जो है मैं एवरेज निकालती हूँ। अब एक परचेज के बाद दूसरा परचेज आएगा, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, ये बात ध्यान में रखनी है कि लाइक जो लेटेस्ट वाला है वही वाला मेथड जो है मैं वो पिक करके चल रही हूँ। ठीक है, एंड देन फिर हम इसमें क्या करते होते हैं, डिस्क्लोजर भी लेके चलते होते हैं कि यस की लाइक प्रॉपर कौन सा मेथड वगैरह हमने यूज किया है। अब देखिए इसका लाइक प्राइसिंग मेथड का मेरे प्रॉफिट और एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का इफेक्ट होता है मेरे प्रॉफिट पे एंड एसेट की अमाउंट के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है मेरे लिए इन्वेंट्री होता है, मेरी बैलेंस शीट में हमें पता है एज ए एसेट होता है। एट द सेम टाइम मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है एक्सपेंस होता है, जिसके कारण एक्सपेंस होगा तो ऑब्वियसली मेरा खर्चा होगा तो मेरा प्रॉफिट जो है कम होगा। तो इसको समझने की कोशिश करनी है। आपने अभी देख ली है डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखिए, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक देखी एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स देखा। तीनों मेथड्स में देखा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा है तो यहाँ पर मेरा इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक जो है लाइक यहाँ पर कम है, तो अब मेरा प्रॉफिट जो है उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। तो फीफो की कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है, खर्चा कम होता है, एंड दैट्स वाई उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि मेरे राइजिंग प्राइस होते हैं, जबकि मेरे पास प्राइस बढ़ रहे हैं तो पुराने वाला पहला बिका होगा, तो यानी सस्ते वाला पहले बिका होगा, तो सस्ते वाले की कॉस्ट कही होगी और महंगे वाला मेरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा। ठीक है, तो वहां पर एसिड भी ज्यादा होगा। तो यही मुझे ध्यान में रखना है, ये राइजिंग प्राइसेस के केस में मैं बात कर रही हूँ। अब आप कैसे, मतलब लाइक मैम ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेथड चूज करें, कैसे ये पता चलता है। तो देखिए बिजनेस ये डिस्क्लोज तो करके चलता है ये कि कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं।
तो लाइक यस आप लाइक ऐसे नहीं कर सकते कि यस कि मैं कौन से मेथड में जा रही हूँ, किस तरीके से जा रही हूँ। आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप कैसे वो वाले मेथड्स पे जा रहे हो, उसके बेस पे आप प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देते हुए चलोगे। देखिए एथिकल इश्यूज भी कंसीडर करोगे कि कौन सा मेथड जो आपको यूज करना है, कंसिस्टेंटली एक ही मेथड अप्लाई करो, फीफो जाना है या एफको जाना है, जोन सा भी मेथड आपको जाना है, तो वो मेथड आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार फीफो लगा लिया, दूसरी बार मैंने दूसरा लगा लिया। ऐसा यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो हमें देख के चलना है कि कौन सा मेथड जो है हम लगाएँगे। अगर जो है कोई भी चेंज हो रहा है प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो मैं क्या करूँगी, उसको रीस्टेट करके चलूँगी ईयर एन एंड ईयर बेसिस पे। एंड अगर ये मेथड जो है हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ये देखूँगी कि कौन-सा मेथड यूज़ किया है एंड कैसे ये सही से गया है या नहीं गया है। एंड देन अगली इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करके चलनी है, आप जो है डिस्क्लोजर देके चलते हो। मैम डिस्क्लोजर देके चलते हैं, डिस्क्लोजर क्या लेके चलते हैं, लाइक थोड़ा सा आप ये बताएंगे हमें क्या जो है लाइक क्या डिस्क्लोजर करना है हमें। सो यस हम डिस्क्लोजर के रिगार्डिंगली ये बता के चलते हैं कि कौन सा लाइक जो है डिस्क्लोजर मेथड है हमारे पास। जैसे कि लाइक क्या कौन सा मेथड है, कैसे ब्रेक डाउन होगा, वर्क इन प्रोग्रेस कैसे है, बिजनेस को डिस्क्लोजर करना है वैल्यूएशन मेथड को लेके एंड कैसे उन मेथड्स को अप्लाई किया था, कैसे आपने उसकी कैलकुलेशन जो है की थी। सो अब सम अप करते हुए जाएंगे सारे के सारे उसके कि इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को हम कॉन्टिन्यूस एंड फिजिकल बेसिस पे भी जा सकते हैं एंड हमारे पास कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर पे हमें लेके जाना है। एंड हमें क्या करना है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए तीन तरह की स्टेजेस होती हैं। पहले मेरे को ओपनिंग स्टॉक को हटाना है, फिर मुझे परचेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना है एंड देन फिर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। अब इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस ना हम स्टडी अब से मैंने प्रीवियस जो है स्टूडेंट्स के, आपको पता ही है बच्चों कि क्लासेस में हम रेगुलरली बच्चों से क्विज भी खेलते रहते हैं, तो ये स्टडी अब के ना कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं क्विज के इन्वेंटरी चैप्टर के। तो इनको मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि ये आंसर्स कैसे कैसे हैं, थोड़ा सा इनको आपको समझा देती हूँ मैं। सो एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री वॉज परचेज फॉर 20, तो ये मेरी क्या है, कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस जो है fallen to 14 and further cost of 2 will be incurred before sale। तो बेसिकली मेरे पास अगर मैं देखूं एनआरवी क्या है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल 14 माइनस 2 यानी कि 12। तो एनआरवी मेरा क्या है, 12 है। क्वेश्चन मुझसे यही पूछ रहे, सो ए विल बी द आंसर। Now, अब after the profit and loss of Santa had been preparing some of the inventory, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ, लाइक P&L के बाद जब बना तो some of the inventory was found at the back of the warehouse which has been excluded from the physical count। तो कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जो कि हमने जो है फिजिकल काउंट में इंक्लूड नहीं की थी और वो बाद में हमें मिली। ऐसी कोई इन्वेंट्री निकल के आई जो कि हमें बाद में मिली है, ठीक है। एंड इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो बाद में मिली है, हमने इंक्लूड नहीं की हुई है, उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। तो अब कैसे इसको जो है एडजस्टमेंट में हम लेके आएंगे अफेक्टिंग द जीपी एंड एसिड। तो देखिए अगर मैं सिंपल सी बात करूं, एसिड इंक्लूड नहीं हुआ हुआ था तो मुझे उसको इंक्लूड करना है, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होगा, ठीक है। एसिड्स बढ़ेगा, ये तो बात पक्की है। बच्चों की कंफ्यूजन यहाँ पर क्या हो जाती है, दे मेंशन दैट कि जीपी जो है मेरा कम होगा। अब ध्यान से समझिए जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने माइनस किया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कम माइनस किया हुआ है एंड आई विल बी लाइक एडिंग दैट, वो वाला मतलब वो और माइनस करूंगी एंड देन लाइक और ज्यादा माइनस करूंगी, ठीक है। तो यानी कि मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स और कम कर रही हूँ, खर्चे को और कम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा जीपी जो है बढ़ेगा। आपको ये समझना है नाउ। तो अब नेक्स्ट क्या है, स्पेन हैज इनकरेक्टली इंक्लूडेड क्लोजिंग इन्वेंटरी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज 32,943 इंस्टेड ऑफ 37,642। तो यानी कि मैंने कम रिकॉर्ड की है, आपको ये समझना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक जो है कम रिकॉर्ड किया है, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एरर एंड नेसेसरी करेक्शन। तो मैंने स्टॉक कम किया है यानी कि मेरा प्रॉफिट कम किया है डिफरेंस अमाउंट से। तो अब और मैंने इन्वेंट्री कम की है, तो इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड की है, तो इन्वेंट्री को मुझे डेबिट करना पड़ेगा एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि मेरे को मेरे खर्चे को उतनी अमाउंट से जो है कम करना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी एंड द अमाउंट विल बी द डिफरेंस अमाउंट। पिछले वाले क्वेश्चन का ही लॉजिक है, वही लॉजिक इसको ध्यान में रख के चलेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग,
So at the end of the accounting period, business errors necessary, excluding the goods brought on the credit from the closing item. ठीक है, तो गलती से अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या हुआ है, अगर हम समझेंगे तो बिजनेस ने एक्सक्लूड कर दिया है गलती से जो भी गुड्स हमने बाय की थी क्रेडिट पे अपने क्लोजिंग स्टॉक में से, उसने परचेजेस भी नहीं लाइक जो है रिकॉर्ड की हैं उन अकाउंटिंग ईयर में। तो इस ओमिशन का इफेक्ट क्या हुआ है अगर हम ध्यान से समझें कि मैंने एक तो क्रेडिट पे बाय किया है यानी कि पेबल्स नहीं दिखाए होंगे, दूसरी तरफ मैंने इन्वेंट्री नहीं दिखाई है यानी कि एसेट नहीं दिखाया है। तो मेरा करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज दोनों ही रिकॉर्ड नहीं हुई हैं अगर मैं ऐसा देखूं क्योंकि दोनों ही चीजें रह गई हैं। तो इफेक्ट जो है हम समझ के चलेंगे कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। नाउ next, the last one from this quiz. Which of the following statement about inventory record for the financial accounting purpose are correct? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? जब कभी भी हम क्लोज कंटिन्यूस इन्वेंटरी रिकॉर्ड को देखते हैं, देयर इज नो नीड टू काउंट फिजिकल क्वांटिटीज, वो ये कह रहे हैं। एंड दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि फिजिकल जब मैं कंटिन्यू जा रही हूँ तो क्या फिजिकल करने की जरूरत नहीं, अभी मैं बता के हटी थी कि इसके आप वो काउंट करिए एंड देन उसके बाद like when the physical quantity are recorded at the period end there is no need to maintain the continuous record. तो yes B is the correct क्योंकि अगर आप like physical quantity रिकॉर्ड कर रहे हो ईयर एंड पे कर रहे हो तो continuous का रिकॉर्ड फिर आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल आपके लाइक स्टडी हब के भी क्वेश्चंस क्विज वाले हमने देखे हैं बच्चों, ऐसे ही आप जो है लाइक क्विज के क्वेश्चन कीजिए, स्टडी हब के प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन कीजिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। जितने ज्यादा रिसोर्सेस हम प्रैक्टिस करते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का जो है आइडिया मिलता है। एंड इन्वेंट्री एक बहुत छोटू सा स्टैंडर्ड है बट वो काम का स्टैंडर्ड है, ये हमें पता होना। तो एज अ समराइजेशन आपने देख ही लिया है कि लाइक कुछ की फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, इन बेसिक से फॉर्मूलाज को जो है आप रिवाइज कीजिए एंड आप जो है एसएससी के रिसोर्सेज को यूज कीजिए। और रेगुलर अपडेट्स के लिए बच्चों ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रिमेंबर ये वाले नोट्स एंड क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल यूज कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट है, सारा कुछ एक भी टॉपिक कंसेप्ट इसमें से मिसिंग नहीं है। बस फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपके सारे कंसेप्ट जो है आपको यहाँ पर रिवाइज कराए गए हैं। सो चलिए बच्चों इसी के साथ फिर आज का सेशन जो है हम ओवर करते हैं एंड ऐसे ही हम जो है बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।